अस्सलाम वालेकुम। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने आज शरह सूद को 12% पे बरकरार रखा है। एक तवक्को थी कि शायद इसको ग्रेजुअली मज़ीद नीचे ले जाना चाहिए, क्योंकि जो पिछले महीने का इन्फ्लेशन का नंबर था वो 1.5% था, 1.5%। एक साथ जुड़ा हुआ मसला है कि कोर इन्फ्लेशन निकालते हैं हमारे जो इकोनॉमिस्ट हैं, तो वो 7-8% पे कोई एक जगह पे आके अटक गया हुआ है, उसको नीचे नहीं जा रहा और उसके बेशुमार वजूहत हैं। शायद उसी को एंटिसिपेट करके अभी ज़्यादा जो तेज़ रफ्तारी के साथ नीचे ले जाना चाहिए पॉलिसी रेट को, उससे स्टेट बैंक गुरेज कर रहा है। लेकिन अभी भी 11 और 8 के दरमियान में 12 और 8 के दरमियान में 4 परसेंटेज पॉइंट का डिफरेंस है और ये कमी इनको लानी चाहिए थी। लेकिन एक खौफ है हमारे हुकूमती हलकों में। जनवरी के महीने में $400 मिलियन का हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट हुआ ये है कि हमने जैसे जैसे शरह सूद को नीचे लाए हैं तो इंपोर्ट्स ऊपर जाना शुरू हो गए। इंपोर्ट्स ऊपर जाएँ तो हमारे पास डॉलर्स नहीं है देने के लिए। बरामदात और दरामदात में अभी भी फ़र्क इतना ज़्यादा है कि ये जो रिमिटेंसेस भेजते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, उसके साथ हम उसको मैनेज कर रहे हैं समहाउ, और कुछ इंटरबैंक से बाइंग करके जो पुराने कर्ज़े चुकाने हैं उसकी पेमेंट कर रहे हैं। अगर ये दो चीज़ें ना करें तो इस वक्त सूरत हाल कुछ अजीबो गरीब हो। अगर स्टेट बैंक इंटरवेंशन छोड़ दे तो हमारे जितने रिज़र्व्स अभी हैं वो रिज़र्व्स इतने नहीं रह सकते। बाहर से इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, जो ऑफिशियल कमिटमेंट्स के तहत भी पाकिस्तान को पैसे आने थे वो भी जितने वादे थे वो भी नहीं आ रहे। एक और सूरत हाल जो ख़राबी की तरफ इशारा करती है कि पाकिस्तान में ग्रोथ के नंबर्स बहुत अलार्मिंगली लो हैं। फर्स्ट क्वार्टर में 0.9% ग्रोथ है, 0.9%। और जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, जो एक इंडिकेटर होना चाहिए कि पाकिस्तान में रिवाइवल हो गई है, इंडस्ट्री चलना शुरू हो गई है, वो फर्स्ट हाफ के अंदर 1.6 परसेंटेज पॉइंट डिक्लाइन में नेगेटिव ग्रोथ है उसकी, और पिछले कई सालों से ये तनज़ली का शिकार नज़र आता है। तो अभी रिवाइवल के इम्कानात या आसार या कहें कि ये चीज़ें दुरुस्त होने लग गई हैं, अब हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है जो तसल्ली दी जा सके। तो इन्हीं चीज़ों को शायद एंटिसिपेट करते हुए एक कॉशियस सी अप्रोच, एक डरी सी अप्रोच अपनाई है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने। वैसे अगर पॉलिसी रेट को रिड्यूस करें तो फिस्कल साइड के ऊपर इसका फ़ायदा होता है। जो सूद की अदायगी में हमारे हज़ारों अरब जाते हैं हर साल, अब हर साल हम कई हज़ार रुपया सिर्फ सूद की अदायगी में देते हैं। तो अगर 1 परसेंटेज पॉइंट पॉलिसी रेट में फ़र्क आता है तो कोई 300-400 अरब रुपये बजट साइड के ऊपर फ़ायदा होता है, उसको हमने छेड़ा नहीं है। लेकिन ग्रोथ में ही आ जाएँ तो ग्रोथ में इस साल बहुत सारी परेशानियों में, जैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर में मैंने लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का जिक्र किया, तो एक परेशानी वाला एरिया जो अल्लाह की रहमत से पाकिस्तान में फसलें उगाती हैं उसमें हमारा कमाल कोई नहीं। हम अपनी अकल और अपनी दानिश इस्तेमाल करते हुए अभी पर एकड़ यील्ड में भी इजाफा नहीं कर पाए। जो कुछ उगता है बस उसी पे अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। इस साल उसकी भी परेशानी है। पिछले साल हमने एक अहमकों वाली बात कहनी चाहिए कि अहमकों वाली हरकत की हुई है। वीट क्रॉप बहुत ज़्यादा थी, बाहर से वीट इंपोर्ट कर ली, इसमें या करप्शन है तो या नालायकी है, इसके अलावा तो दूसरा लफ्ज़ इसके लिए है नहीं। उससे वीट क्रॉप्स की जो प्रोड्यूस थी वो तो हो गई, लेकिन उसका ख़रीदार कोई नहीं था। कीमतें 4-5 हज़ार से गिरी हैं, ज़मीन पे आ गई 2.5-3 हज़ार पे। उससे इस दफ़ा खौफ है कि वीट क्रॉप कितनी होगी। कॉटन के ऊपर फियर है कि कॉटन शायद हम पिछले 10-15 सालों में लोएस्ट क्रॉप इस साल लेंगे। वेदर के और बेशुमार दीगर उसके असरात हो सकते हैं। तो ऐसे में हमें एक स्ट्रेटजी चाहिए कि अपना जो एग्रीकल्चर एरिया है जिसके ऊपर हम फसलें बो सकते हैं या मज़ीद ज़मीन जिसको हम नहरी बना सकते हैं उसके ऊपर काम करें। तो एक SIFC ने एक प्लान बनाया कि कुछ नई नहरें निकालते हैं, और नई नहरें निकालने के लिए जो एक आपके पास दस्तयाब ज़रिया है वो दरिया सिंध है, जिससे नहरें निकाल के आप कुछ इलाके को सैराब कर सकते हैं। सिंध में उसके ख़िलाफ़ आवाज़ें आती हैं, लेकिन आज जो आवाज़ आई है वो सबसे ज़्यादा तगड़ी आवाज़ भी है और बहुत ज़्यादा एक वार्निंग वाला मैसेज करना चाहिए। सदर जो है जॉइंट सिटिंग से खिताब करते हुए एक पॉलिसी स्टेटमेंट देते होते हैं, और उसी पॉलिसी स्टेटमेंट में वो इसके ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। अपोजिशन ने बहुत एहतजाज किया उनके खिताब के ऊपर जॉइंट सेशन से, जो रवायती तौर पर तमाम अपोजिशन 90 की दहाई से गो बाबा गो के नारे लगना शुरू हुए थे गुलाम इसाक के ख़िलाफ़, तो तब से लेकर आज तक ये सिलसिला रुका नहीं। लेकिन आज सदर साहब ने कहा कि नहरों के ऊपर ये सुन लीजिए। My personal obligation as a patriotic Pakistani to caution the House and the government that some of your unilateral policies are causing grave strain on the Federation. In particular, the government's unilateral decision to carve out some canals from the Indus River system despite strong opposition from federating units. A proposal that I, as your president, cannot support. I urge this government to abandon this correct first proposal and work together
with the stakeholders to come up with a viable, sustainable solution based on unanimous consensus among the federating regions. जी, ये सदर साहब अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं कि यकतरफ़ा फ़ैसला जो है नहरें निकालने का दरियाए सिंध से, उसके ऊपर उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हमारे साथ जो प्रोग्राम में शुरका हैं सेनेटर हुमायूं महमद साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से। दोनों को खुशामदीद कहते हैं। हुमायूं साहब, आप जो कंसर्न्स शो किए हैं सदर साहब ने नहरें निकालने के हवाले से, आपके उसके ऊपर क्या व्यूज़ हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदो व या का नस्तईन। देखिए, दो चीज़ें हैं। अगर हम किसी हद तक समझ जाएं पाकिस्तान का प्रॉब्लम तो फिर हम उसको एड्रेस कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें ज़रा खुले दिमाग और बड़े उसे करना पड़ेगा। अब सिंध का एक बड़ा मसला है कि उसको जो पानी आता है, हुआ ये है कि जो ईस्टर्न रिवर्स हैं वो बंद कर दिए गए थे, वेस्टर्न रिवर्स कर दिए थे। अब वेस्टर्न रिवर जो ईस्टर्न रिवर है, जो कि मेनली टुवर्ड्स सिंध जो ईस्ट की तरफ ज़्यादा आता है, उस तरफ ज़रा वहाँ पे पानी की कमी हो गई थी। तो ये वो सारा पानी जो ऊपर से आता है और फिर नीचे जाता है, और अगर आप एक ख़ास अमाउंट ना नीचे जाने दें तो वहाँ से दरिया भी ऊपर की तरफ आता है और ये प्रॉब्लम करता है। अच्छा, इसमें यह है कि जब उनको पानी की ज़रूरत होती है तो ये तकरीबन गुड्डू से 350 किलोमीटर्स नॉर्थ पे चश्मा है, वहाँ से ये पानी को छोड़ते हैं, जिसको 7 से 10 दिन लगते हैं सिंध पहुँचते हुए। ठीक है, अच्छा, इसको आप एड्रेस, और दरमियान में फिर लोगों ने ट्यूबवेल लगाई हुई है तो कुछ पानी कम हो जाता है, एंड सो ऑन। अब अगर हम इसको एड्रेस करना चाहें तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि कोट मिठन के इलाके में वहाँ पे जाके हम एक बैराज बनाया जा सकता है। वहाँ से अगर आप पानी छोड़ेंगे तो विद इन आवर्स सिंध को पहुँच जाएगा और उसमें से पानी कम भी नहीं होगा। अच्छा, वहाँ से पिट फीडर से आप बलूचिस्तान को भी वो कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। फिर अगर आपको पानी वहाँ से वापस आता है, आप समझते हैं कि पानी उतना नीचे नहीं जा रहा, तो आप सिंध के साहिल पे आप वहाँ पे एक डाइक बना सकते हैं, जैसे हॉलैंड में बना हुआ है। उससे आपकी एरोजन, लैंड एरोजन ख़त्म हो जाएगी। और ये जो सिंध के साथ जो डेल्टा है, वो जो डेल्टा एरिया जहाँ पे झींगा और जहाँ पे ये सारी चीज़ें होती हैं, उसको भी ये बहुत अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट करेगा और आपका अच्छा बेहतर झींगा मछली। नहरें निकालनी चाहिए। नहरें निकालने के लिए अगर आपको थोड़ा सा डिफरेंट गेम खेलनी पड़ेगी, थोड़ा डिफरेंट तरीका करना पड़ेगा। आपका जो पानी आता है, ये याद रखें, तरबेला से ऊपर वाला पानी जो मेनली ग्लेशियर का होता है, उसमें अराउंड 10% बारिशों का है, मेनली वो है। ज़्यादा बारिशों का उससे नीचे वाला है। उसको आपने कहीं पे जमा करना है और वहाँ से आपने क्या करना है, वहाँ से आपने उसको डाइवर्ट करके टुवर्ड्स जेलम से होते हुए ईस्टर्न रिवर्स के अंदर डालना होगा। उससे फिर आपकी ये सारी चीज़ें हल हो सकती हैं। और ये याद रखें, इसके साथ अगर वो सारी चीज़ें आपकी एड्रेस हो सकती है तो तब आप इन चीज़ों को कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ अगर आप इसको ये नहरें निकालेंगे तो ये प्रॉब्लम होगी जो जिसके हर एक जिक्र कर रहा है। और ये बेसिकली बात हो रही है बगैर सोचे समझे, आप नी जर्क रिएक्शंस कर रहे हैं। ये जो नहर निकालने की बात कर रहे हैं, आपकी इंटेंशंस जैसे मर्जी हो, ये ओवरऑल बहुत प्रॉब्लम करेगा आपके लिए भी, मुल्क के लिए भी, सिंध के लिए भी। शाहनवाज रांझा साहब, आप बताइए। देखिए, अगर आप जिस तरह आपने बड़ा राइटली पॉइंट आउट किया कि यील्ड बढ़ाने की ज़रूरत है, एग्रीकल्चर जो है आपका अंडर कल्टिवेशन जो एरिया है, अंडर हार्वेस्ट एरिया जो है, उसको बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि एग्रीकल्चर इकॉनमी जो है स्ट्रेंथन हो। हम वो एरियाज़ जो पाकिस्तान में आज तक जो कि बिल्कुल डेजर्ट्स पड़े हुए हैं और उन अनअटेंडेड हैं, पानी वहाँ पे नहीं पहुँच सकता, एग्रीकल्चर वहाँ पे नहीं है, वहाँ के लोग जो हैं उनके पास रोज़गार नहीं है, उनके पास ज़राअत नहीं है, उनके पास लो इनकम और पावर्टी का वो शिकार है वो सारा तबका वो इलाकों का। तो अगर उनको आप एक लाइफ लाइन दे रहे हैं, और ऐसी लाइफ लाइन जो है अगर वो उसको जस्टिफाई किया जा सकता है, अगर आप देखिए कोई भी बात इसका ये नहीं प्रॉब्लम कि ये काम नहीं हो सकता, देयर इज़ अ सोल्यूशन ऑफ एवरीथिंग। आई थिंक ये मामला CCI में डिस्कस हो सकता है अगर पीपल्स पार्टी का इसके ऊपर कोई एतराज़ है। आपने CCI का नाम लिया, मैं आपसे यही बुनियादी तो सवाल करने जा रहा हूँ कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट इन्हीं जैसे इशूज़ के लिए, जहाँ प्रोविंसेस के अंदर डिफरेंसेस हैं, बिल्कुल, तो आप काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में ले जाइए, प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर्स के साथ बैठे और वहाँ इत्तेफाक राय पैदा करके आप उठें। तो फिर ये रास्ता क्यों नहीं हमारे वो पार्टनर्स हैं, और बिल्कुल मेरे ख्याल से ये हो जाना चाहिए। सिंध के चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब की तरफ से ये इशू जो था एजेंडा आइटम में आना चाहिए था। और अगर मिनिस्टर जो हैं इंटर प्रोविंशियल हार्मनी, जो हमारा वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का रिकॉर्ड है, उसकी रोशनी में अगर आप ऐसी नहरी निकालना चाहते हैं तो आपको इसको खुद ही CCI में ले जाना चाहिए था ताकि कोई तनाज़ा पैदा ही ना हो। देखिए ये चीज़ें अब मुझे एक डैम हमने इसी सियासी तनाज़े की नज़र किया हुआ है कालाबाग, इस पे ना उसमें प्रैक्टिकल इश्यूज नहीं है लेकिन सियासी तनाज़ा हमने पैदा कर दिया हुआ है। अगर आपके
आपके पास एडिशनल पानी है, क्योंकि जो वाटर रिपोर्ट्स हैं, जो एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट्स हैं, उन रिपोर्ट्स के मुताबिक आपके पास एडिशनल वाटर अवेलेबल होता है। अब आप एडिशनल वाटर को एड्रेस करने के लिए जो वहाँ पे रिक्वायरमेंट है, अगर उससे ओवर एंड अबव पानी आपके पास है तो फिर उसके लिए अगर आप ये करते हैं तो देन इट इज़ जस्टिफाइड। अब अगर उसके ऊपर उनको एतराज़ात हैं, तफजात हैं, तो मेरे ख्याल से बिल्कुल मुराद अली शाह साहब को भी और फेडरल गवर्नमेंट को भी हम भी करने के लिए तैयार हैं। वी आर ऑलवेज ओपन टू देम बिकॉज वो हमारे पार्टनर्स भी हैं, उनके साथ लेकिन मोहसिन साहब ये इशू के ऊपर एक आइडियल अरेंजमेंट ये होता है कि आप इत्तेहादी हो हुकूमत में, आप और पीपल्स पार्टी इत्तेहादी हैं, तो अगर इत्तेहादी रहते हुए आप ये काम ना कर सकें तो जब एक दूसरे की हुकूमतें मुखालिफ होंगी फिर तो आप छेड़ ही नहीं सकते। देखें, एक सिंध में हमेशा से चाहे पानी वाला इशू ना भी हो ना, एक इसके ऊपर एक पॉलिटिक्स भी होती है। सिंध में हमेशा से जो लोकल और वो जो मकामी जमातें हैं वो हमेशा से इस पानी वाले इशू के ऊपर सियासत भी करती हैं और उस पर बड़ी पार्टी को बोलना भी पड़ता है ताकि ऑडियंस जो है उसको कन्विंस और मुतमईन रखा जाए। वेयर एज कई हलकों में ये पता होता है कि ये सिर्फ क्योंकि वहाँ पे नीचे इसकी अवेयरनेस नहीं है, एक पुराना नैरेटिव बिल्डअप कर दिया गया और एक बयानिया बहुत स्ट्रांग हो चुका है ग्रास रूट टीयर पे, उसको एड्रेस करने के लिए बाज़ दफ़ा इस तरह की बात की जाती है। वेयर एज अगर आप कभी इंडस के अंदर जाएं और वाटर को पूरा एवेल्युएट करें और देखें, क्योंकि वो पानी की जो डिस्ट्रीब्यूशन है और वो जो सारे रिवर्स हैं वो वहाँ पर जिस तरीके से फ्लो जा रहा है सक्खर बैराज के ऊपर, तो काफी तो एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन इसको मैं अगर फैसला लेना होता तो मैं इसको पहले काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में ले जाता, इसको सिंध को ऑन बोर्ड करता और फिर मैं इस फैसले को लेता। मैं ये काम ना करता कि पहले ऐलान कर देता, बाद में देखता कि सिंध रिएक्शन देता। देखिए, मेरा तो ये ख्याल है कि जरदारी साहब की और शहबाज साहब की, बिलावल साहब की इस इशूज़ के ऊपर कई मीटिंग्स पहले भी 1-2 दफ़ा हुई हैं और आई थिंक आज भी एक शेड्यूल्ड है मीटिंग बिलावल की और शहबाज साहब। बिल्कुल बिल्कुल, और वो आई थिंक देयर इज गोइंग टू बी एन एमिकेबल सोल्यूशन आएगा ज़रूर। लेकिन वहाँ पे जो मैंने आपको वही बताया कि जो इसका सियासी जरदारी साहब ने जो बात की, उन्होंने ज़ाहिर है अपनी आवाम है वहाँ पे अगर कोई थोड़ा बहुत एंग्जाइटी है तो उसको एड्रेस करने के लिए उन्होंने पोलिटिकल ज़रूर बात की है, बट वेयर एज ये इन रियलिटी ये वो चीज़ें वो नहीं हैं जो कि प्रैक्टिकली तौर पे वहाँ पर जिसके कोई रिप्रिकॉशंस हो और पानी की शॉर्टेज हो जाए सिंध में जिससे सिंध की आवाम को कोई नुकसान पहुँचे। सियासी तौर पे इस चीज़ को बहुत वहाँ पे हैमर किया जाता है। वैसे सियासत ही तो बेड़ा गर्क करती है सर। कालाबाग डैम हमारे सामने मिसाल है, अगर उस पर सियासत ना खेली जाती तो शायद वो डैम अब तक वो बिजली पैदा कर रहा होता, पानी भी हमें ज़ख़ीरा दे रहा होता। कैसे बचा जाए सियासत? देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, पाकिस्तान में जो मैक्सिमम जो पानी गुजरता है पाकिस्तान से वो 145 MF मिलियन एकड़ पानी गुजरता है। पाकिस्तान जो नॉर्मली जो इस्तेमाल करता है या जो यूटिलाइज करता है वो 102 और 105 के दरमियान में है। ठीक है, तकरीबन ये 31 जो है ना, ये एक किस्म का ज़ाया करता है हर साल और ये वो पानी है जो बारिश का पानी आता है उस लिहाज से। सिंध में इसमें जो मुख्तलिफ लीडर्स हैं ना, उनका ख्याल है कि कुछ इसमें से मिलियन एकड़ समंदर में गिरना चाहिए ताकि उनके वो सी इंट्रूजन वगैरह ना हो और इस तरह की चीज़ें ना हो। उसके लिए डाइक, देखिए देयर इज अ सॉल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम ना, लेकिन अगर आप वो जो आपने शुरू में कहा था ना कि ये नालायकी है या वो क्रिमिनल एक्ट है, ये दोनों है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, कालाबाग डैम एक ऐसी जगह पर वाक़या है कि जहाँ पे अगर पानी आ जाता है तो अब अच्छा, उससे पहले मैं एक और बात बताता हूँ। पाकिस्तान के पास तकरीबन 80-85 मिलियन एकड़ रकबा है जिसको इसने आबाद करना है। हम लोग करते हैं 40 मिलियन एकड़। 102 मिलियन एकड़ फुट के पानी से हम 40 मिलियन एकड़ रकबा हम ज़रात के लिए करते हैं। आपको पता है इजिप्ट में जो आसाम डैम है वो 37 मिलियन एकड़ फुट के पानी से वो 80 मिलियन एकड़ रकबे को आबाद करती है। उनके पास हमारे से 1/3 पानी है और वो हमसे डबल जगह को आबाद कर रहे हैं। हम क्या करें? हम लोगों ने क्या किया हुआ है, हमारा जो सदर्न केपी है उसको हमने लिफ्ट इरिगेशन की है, जिसका मतलब है हमें पर एकड़ फुट जो पानी हमें जो हम दे रहे हैं उनको, वो हम तकरीबन 1500 रुपए दे रहे हैं एज अपोज टू ग्रेविटेशनल जो कि 500 रुपए होना चाहिए। अगर कालाबाग डैम बनता है आपके 3 मसले हल होते हैं। मैं दोबारा आ जाता हूं। नंबर 1, आपका ये जो सारा तकरीबन 20 से 30 मिलियन एकड़ फुट पानी हो जाता है। नंबर 2, आपके पास ज़खायर हो जाते हैं। ये याद रखें, आहिस्ता आहिस्ता बारिश की आपके जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं, आपने कहीं ना कहीं रिजर्वर करना है। वो आपको तकरीबन 7 से 8 मिलियन एकड़ पानी आपको रिजर्व कर सकता है। फिर आप इसको जब आप डाइवर्ट करेंगे टुवर्ड्स झेलम, आप वहाँ से मंगला को आप बंद कर देंगे। जो मंगला हर 4 साल भरता है वो हर साल भरना शुरू होगा। इसी पानी को डाइवर्ट करते हुए आप सतलज ब्यास की तरफ ले जाएंगे और आप
आपको दूसरी चीज़ जहाँ पे मैं आना चाहता हूँ वो ये है कि किसी ज़माने में ये चोलिस्तान और ये इस तरफ गुजरती थी जो सिंध के वो है, वहाँ से हाकड़ल रिवर गुजरता था, बहुत पुराना, कोई 2000 साल 1000 साल पहले की बात है। उधर से आप उसको सैराब कर सकते हैं और वहाँ से इस सारे पानी को लेकर जा सकते हैं और आपके पास उस लिहाज से बेहतरीन जगह है। डाइक बनाने एरोजन खत्म हो जाती है, इसको बना ले आपके पास ज़खायर हो जाते हैं, आपके पास सारी चीज़ें आनी। तो बुनियादी तौर पे काला बाग की भी ज़रूरत है, सी इंट्रूजन से बचने के लिए डाइक बनाने की भी जरूरत है, और नहरी पानी के इस्तेमाल के लिए सियासी इतवा के राय की जरूरत है। आपके पास यहाँ पे वो सिंध वो उस जगह खालिद खोखर साहब हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, चेयरमैन है किसान इत्तेहाद के। खालिद साहब अस्सलाम वालेकुम। ये नहरी पानी के इस्तेमाल के हवाले से आप बताइएगा कि क्या नहरें बनाने की जरूरत है या मौजूदा जो सिस्टम है सिर्फ उसी को इस्तेमाल कर लें? देखिए जी चुलिस्तान में जब नहरें कोई नहीं है वहाँ पे पहले, तो इसलिए इंतहाई जरूरी है। मैं नजीर मलिक साहब मैं आपको अर्ज करूँ, हमारा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस वक्त हम 10 से 12 बिलियन डॉलर की एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की बात से इंपोर्ट कर रहे हैं। आपके सामने 2 साल पहले हमने आटे की लाइनों में 24 खवातीन को शहीद करवाया। हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं है फूड सिक्योरिटी में, इसलिए गैराबाद रकबों को आबाद करना इंतहाई जरूरी है, और रकबों को आबाद करने के लिए नहरें निकालना भी इंतहाई जरूरी है, क्योंकि पानी तो हमारी जिंदगी है, पानी के बगैर कहीं भी काश्तकारी नहीं हो सकती। हाल बता ये चीज जरूर है कि हमें पानी जब हम इस्तेमाल करें उसमें जो स्मार्ट इरिगेशन के जरिए हमें करना चाहिए कि आप पानी की बचत करें। हम पूरे मुल्क में फ्लड इरिगेशन कर रहे हैं जी। दूसरा मुझे अफसोस है अपने सिंध वाले भाइयों से, सब पाकिस्तानी है, मैं तो अपने आप को पंजाबी नहीं कहता, मैं तो पाकिस्तानी कहता हूँ, कि वो कालाबाग डैम पे उन्होंने इतराज किया, अब इस नहर पे वो इतराज कर रहे हैं। मैं उनको आज कालाबाग डैम आपके तवज्जो से ऑफर करता हूँ, तो कालाबाग डैम बनने दे, पिटीशन कर रहे तमाम के अखाड़ा सिंध के पास हो, जब वो उसका भर जाए उसके बाद वो हमें पानी दे, जब वो जरूरत पूरी है जैसे हमें पानी दे। देखिए ना, अगर हम कालाबाग डैम नहीं बनाएंगे तो क्या होगा, आज हमारे बिजली का यूनिट 60-70 रुपए पे चला गया है। तो ये खालिद साहब जो दरियाए सिंध से नहरें निकालने की तजवीज़ है आपके ख्याल में वो बनानी चाहिए? दरियाए सिंध से कोई नहर निकल नहीं रही ना, ये जो महफूज शहीद कैनाल निकल रही है ये हैल सुलेमान की से आ रही है, ये दरियाए सिंध से बिल्कुल नहीं आ रही। ये तो ऐसे गलत बात है, मफरूजा है कि दरिया सिंध से आ रही है, दरिया सिंध से तो वो नहीं निकाली जा रही। अगर दरिया सिंध से निकाली जाती फिर तो वो इतराज कर सकते थे। अब ये पंजाब का पानी है और वो पंजाब ही उसको तकसीम कर रहा है, पंजाब अपना पानी तकसीम कर रहा है। 5 नहरों की तजवीज है ना सर? नहीं देखना, वो अभी तो फिलहाल एक महफूज कैनाल निकल रही है 172-176 किलोमीटर पे, देखे ना, वो पंजाब का पानी है, उसमें कहीं और का पानी नहीं आ रहा। दूसरा मैं एक चीज मलिक साहब आपको और वाजे कर दूं सर हमने तो पंजाब वालों ने तो सिंध पे कुर्बानी दे रहे हैं हम तो। मेरा जो पानी है 2.4 क्यूसेक पर 1000 एकड़ है पानी जो हमें पंजाब वालों को मिलता है, जो सलाना नहरों में। हमारा जो शिशमाई नहरों में 3.5 क्यूसेक पर 1000 एकड़ है, जबकि उसके अगेंस्ट सिंध वालों को 13, 14, 15 क्यूसेक पर 1000 एकड़ पानी मिलता है। हमसे कई गुना वो पानी ज्यादा ले रहे हैं। हमने उनको पानी इसलिए ज्यादा दिया था कि उनका नीचे वाला पानी कड़वा था। चाहिए तो ये था कि वो हमारी फिर पंपिंग कास्ट पे करते पंजाब वालों की। अब देखे ना, हमने अपने हिस्से का पानी देके आज ट्यूबवेल का बिल है या डीजल हम खर्च करते हैं, बिजली का बिल अदा करते हैं, हम खुद अदा कर रहे हैं। चाहिए ये था ये सिंध अदा करता, हमारी पंपिंग कास्ट जब अदा करती। सारे इसी पाकिस्तान का हिस्सा है, सारों का मफाद साथ रख के ही आगे बढ़ना है। खालिद खोखर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। सब इशू को हल के लिए जाना चाहिए। अगर एक दूसरे से हम कहेंगे कि तुम्हें ये दिया और मुझे ये दिया, फिर नहीं मसला हल होगा। इसको बैठना पड़ेगा और बैठ के बातचीत से हल निकालना पड़ेगी। देखिए, हम तो जो ये आईनी एक फोरम भी है हमारे पास, वो जिसका मैंने पहले जिक्र किया वो भी है, और ये एक जो फिनोमेना बना दिया गया ना जिस तरह काला बाग वाला, और ये एक इसके ऊपर पूरा मैं तो समझता हूँ कि अवेयरनेस होनी चाहिए, सियासत को एक तरफ रख के। जनरल के वक्त ये थे, वो मेरे ख्याल जनरल फजल हक थे शायद, जिस जमाने में काला बाग वाला ये सारा शुरू हुआ था, तो बस लोगों ने मान लिया कि काला बाग बना तो पता नहीं केपी में क्या हो जाएगा, केपी में क्या हो जाएगा, सिंध के साथ क्या हो जाएगा, ये सारा का सारा इसके पीछे। तो फिर अगर चला जाए तो वो बात तो बहुत दूर तक जाती कि इसको पूरी कॉन्स्पिरेसी थी कि इसको पाकिस्तान में ये काला बाग बनने से रोकने के लिए सारा पूरी एक साजिश थी इसके पीछे, और इसके पूरा बयानिया बनाया गया और लोगों का जो ब्रेन वॉश किया गया। तो एक तो ये चीज़ खत्म करनी पड़ेगी। और जिस तरह ये खोखर साहब बिल्कुल सही फरमा रहे थे, कई चीज़ें इनकी जो बातें थी काला बाग के हवाले से, डॉक्टर साहब ने भी ये बात की। मेरे ख्याल से इसके ऊपर अब
सोशल मीडिया का ये जो दौर आ गया, अवेयरनेस जो है वो हर बंदे के हाथ में है इन द शेप ऑफ टेलीफोन। तो मेरा ख्याल डायलॉग करें, डायलॉग करके लोगों को सियासी लोग कर ले, और मेरा ख्याल से कोई इशू नहीं है। आप अगर लोगों को इजाफी पानी आपके पास मौजूद है और जिस तरह की टेक्निक्स अडॉप्ट की जा सकती हैं, आप जो आपकी जो आपस में टॉप टियर जो पॉलिटिकल लीडरशिप है ना, आपकी कम्युनिकेशन का हाल ये है कि सदर साहब ने आज जॉइंट सेशन के अंदर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट आपस में एक दूसरे से बात नहीं कर सके, 2 मिनट की दूरी पर ना एक दूसरे से बात करके। मैंने आपको बताया ना कि देखिए सिंध में एक बहुत बड़ा वो जो मकामी जमातें हैं ना, उनको वो क्या कहते हैं, जो उनकी लोकल जमातें हैं, जिनका ज़्यादा जो कॉम्प्रेस जमातें हैं, वो कॉम्प्रेस जमातों में ये बड़ी सियासत होती है। बाज़ दफ़ा ये सदर साहब जॉइंट सेशन में आप उनके खिताब को अंडरमाइन मत करें। मैं उनके अंडरमाइन नहीं कर रहा, लेकिन उन्होंने अपनी सियासी बात की है, हकीकत से इसका ताल्लुक कोई नहीं। क्योंकि अगर आप देख लें कि पानी ही पंजाब का है और निकल भी पंजाब के उसमें से रहा है, तो इसके ऊपर पे इतनी बड़ी बात करने से पहले ज़रा थोड़ा सा देख लेना चाहिए था, प्रूव कर लेना चाहिए था कि इसके असरात क्या होंगे। तो मेरा ख्याल से अगर इसके असरात जो हैं इसने ज़्यादा थे, तो जरदारी साहब को भी ज़रा पहले इस बात पे अपनी डिबेट को प्राइम मिनिस्टर साहब से डिस्कस कर लेना चाहिए। ब्रेक पे जाऊंगा सर, लेकिन सियासत में बातें मसले का हल देती हैं। आपस में डिस्कस करें तो गले लगाएं, जफ्फी डालें, उससे रास्ता निकल आता है। और अगर दूर दूर रह के बयानात दागे जाएं तो फिर वो नुकसान हो जाता है। ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी पे और बातें करते हैं। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तारिक वज़ीर अली साहब हमारे साथ हैं। तारिक वज़ीर अली साहब से स्टार्ट करते हैं। तारिक वज़ीर अली साहब, इंटरनेशनल मार्केट में जो ऑयल प्राइसेस हैं उसमें एक मेजर रिडक्शन हमें नज़र आ रही है। अभी जब मैं आपसे प्रोग्राम कर रहा हूँ तो ब्रेंट जो है $70 से नीचे आ गया, 69.81 पे इस वक्त, और WTI जो है वो 66.53 पे है। तो इसका इम्पैक्ट पाकिस्तानी मार्केट में आपको कितना नज़र आता है, क्या एंटिसिपेशन है? ऐसा राउंड डीजल पे 12 रुपये होगा और पेट्रोल पे राउंड 8 रुपये की कमी आएगी। 12 और 8 की कमी आएगी। आज हम अखबारात में देख रहे थे कि आपका कोई इशू भी है रिफाइनरीज के साथ, वो क्या है? मैं अंडरस्टैंड नहीं कर सका, उसकी वजाहत कर देंगे वो क्या इशू है? जी सर, मैं इसकी वजाहत कर देता हूँ। तमाम OMCs ऑयल रिफाइनरीज से प्रोडक्ट लेती हैं और प्रीवियसली जो मेथड चल रहा है वो ये है टेक एंड पे। आप जितना मटेरियल लेते हैं उसका आप पे कर देते हैं। लेकिन इस बार ऑल रिफाइनरीज ने आगरा को प्रपोज़ किया है कि आप इस मेकनिज़म को बदलें और इसको टेक RPA पे लेके जाएं। यानी जो भी कोटा आप OMC को अलॉट करेंगे, अगर OMC वो कोटा नहीं अपलिफ्ट करती तो वो मस्ट पे करे। यानी आप मटेरियल उठाएं या ना उठाएं, आपको OMC रिफाइनरी को पे करना पड़ेगा। तो हमने आगरा को सजेस्ट किया है कोई भी ऐसा कानून या पॉलिसी ना बनाई जाए जिसमें OMCs को प्रॉब्लम आए। जी सही है। तो इसका एंड कंज्यूमर को क्या फ़ायदा है सर? सर एंड कंज्यूमर को तो वही फ़ायदा होगा जो गवर्नमेंट प्राइस देगी। इसका एंड कंज्यूमर से कोई ताल्लुक नहीं है। दुरुस्त है सर। इंटरनेशनल मार्केट पे एक दफ़ा दोबारा आपसे सवाल कर लूँ, ये जो रिडक्शन नज़र आ रही है तो इसका इम्पैक्ट कब पास ऑन होगा? ये जो हमें इंटरनेशनल मार्केट में अब प्राइस में कमी नज़र आ रही है सर, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे यहाँ 15 दिन की प्राइसेस है। हर 15 दिन में जो एवरेज चल रही होती है इंटरनेशनल की, हम डायरेक्टली लिंक विद हैं गल्फ प्लेट से, उसमें जो कमी आती है उसी की मुनासबत से पाकिस्तानी मार्केट में हर 15 दिन के बाद जो गवर्नमेंट नई प्राइस अनाउंस करती है उस पर उसका इम्पेक्ट आ जाता है। अभी ये जो आप बता रहे हैं कि रिडक्शन आ रही है 15 तारीख के बाद, इसमें जो कमी है अराउंड 12 रुपये डीजल में और 8 रुपये पेट्रोल में देखने में नज़र आ रही है। अगर यही ट्रेंड बरकरार रहा तो ये होगी, अगर और ज़्यादा रिडक्शन हुई तो फिर प्राइस और कम हो सकती है। दुरुस्त है। और आज हमने एक ये भी खबर पड़ी कि IMF सजेस्ट कर रहा है कि जो आप फिक्स लेवी ले रहे हैं उसको 60 से बढ़ा के 70 कर दें। अगर वो कर दी गई तो फिर तो ये जो 12 रुपये डीजल में कमी होनी है वो तो लेवी में हुकूमत ले जाएगी। तो अराउंड 20 रुपये पर लीटर फ़र्क पड़ जाएगा। इससे पहले भी गवर्नमेंट काफ़ी हैवी लेवी ले रही है, ठीक है। अगर 20 रुपये और सजेस्ट हो जाता है तो ऑफ कोर्स 20 रुपये की प्राइस और बढ़ जाएगी, डायरेक्टली कंज्यूमर को इम्पैक्ट आएगा। दुरुस्त है। आप क्या सुजेस्ट करते हैं कि जो मौजूदा टैक्सेशन स्ट्रक्चर है ये काफ़ी है, इसको और नहीं छेड़ना चाहिए, इनएफिशिएंट हो जाएगी मार्केट, या और अभी गुंजाइश है कि और इसको छेड़ा जाए? सर हम तो ये कहते हैं जो पहले चल रहा है वही बहुत हैवी है, कंज्यूमर के लिए बहुत मुश्किल है, इसे कम करना चाहिए बजाय इसके बढ़ाने के।
ये सेक्टर पहले ही बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन है और आवाम पहले ही परेशान है, इसलिए इस प्राइस को लेवी को और नहीं बढ़ाना चाहिए। एक लास्ट आपसे सवाल पूछ लूँ, ईरान से तेल स्मगल होने की बहुत शिकायत थी, क्या उसमें कोई कमी आई है या वैसे ही चल रहा है मामला? सर वो बहुत दफ़ा सुनने में आता है रुक गया, लेकिन अभी तक रुका नहीं। वही हमें इम्पेक्ट करता है, वही तमाम OMCs को इम्पेक्ट करता है, वही रिफाइनरीज़ को इम्पेक्ट करता है। और आपको बताऊं कि राउंड 15 बिलियन महीने का और 200 बिलियन रुपया हर साल वो टैक्सीज हैं जो गवर्नमेंट नहीं ले पाती इस स्मगलिंग की वजह से। हमने 12 दफ़ा कोशिश की है, गवर्नमेंट को लेटर लिखे हैं कि इस स्मगलिंग को रोका जाए। इसकी वजह से गवर्नमेंट का भी नुकसान है, कंज्यूमर का भी नुकसान है, और इसके साथ साथ आप कह रहे हैं जो ईरान से तेल आ रहा है उसकी वजह से सालाना पाकिस्तान को 200 अरब रुपया सिर्फ टैक्स की मद में नुकसान हो रहा है। 200 अरब रुपया सालाना टैक्स का नुकसान है ईरानियन तेल की स्मगलिंग से। जी सर, हर साल 200 अरब का अराउंड 15 से 16 बिलियन हर माहाना गवर्नमेंट को लॉस हो रहा है। ये तो वो लॉस है जो गवर्नमेंट को हो रहा है, इसके साथ साथ पूरी इंडस्ट्री को जो लॉस हो रहा है, इसके साथ साथ जो गैर म्यारी तेल आपकी गाड़ियों में डलता है वो एक अलग लॉस है। तो इसलिए मेरी गवर्नमेंट से गुजारिश है, आपके ज़रिए मैं कहना चाहता हूँ कि इस स्मगलिंग को रोका जाए और मुल्क को फ़ायदा होगा। बिल्कुल सही है। तारिक वज़ीर अली साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन। शर्जील मेमन साहब हमारे साथ हैं। शर्जील मेमन साहब, अस्सलाम वालेकुम। शर्जील साहब, आज सदर साहब ने अपने जॉइंट सेशन में खिताब के अंदर उन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जो चंद दिन पहले आप हमारे इसी प्रोग्राम में जिनका इशारा कर रहे थे। तो आज तो सदर साहब ने बाकायदा उसको रजिस्टर कर दिया एज ए पॉलिसी स्टेटमेंट। इससे तो हाईएस्ट फोरम भी कोई नहीं है। बिल्कुल जी नजीम साहब, ज़ाहिर एक कॉज ऑफ कंसर्न है, सबके लिए है, और सदर साहब ने बड़ी मुनासिब बात की है कि वो एक फेडरेशन को मजबूत करना चाहते हैं। और उन्होंने कहा कि फेडरेशन के एक यूनिट को उस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो इसलिए वफाकी हुकूमत जो है वो अपने इस फैसले पर नज़रसानी करे। और कैनाल्स पे इस वक्त ऑलरेडी जो है वो पानी की शॉर्टेज है। ये साल तो वैसे भी मशहूर है कि इस साल जो है वो ऑलरेडी शॉर्टेज नहीं है। अगर सारे प्रोविंसेस के जो भी शॉर्टफॉल है पानी का, अगर हम मैच कर लिया जाए तो आपको सिंध का पता चल जाएगा कि सिंध ऑलरेडी हर साल पानी की शॉर्टफॉल पे, इस वक्त भी पानी के सबसे ज्यादा शॉर्टफॉल पे है। और उसमें ये सिंध के लोगों को सीरियस रिजर्वेशन है, सिंध की पब्लिक को रिजर्वेशन है, सिंध के पब्लिक। और उसमें मैं समझता हूँ कि बगैर किसी पॉलिटिक्स की मैं बात कर रहा हूँ। आज शर्जील साहब अभी थोड़ी देर मिनिस्टर से मुलाकात ड्यू थी, बिलावल की, आई थिंक हो गई है मुलाकात भी, तो उसके अंदर कोई इस मसले का हल निकले? क्योंकि बातचीत से फाहम तफहीम का कोई रास्ता निकालना चाहिए। नजीब साहब, मैं बैठा हूँ कराची में, वो मुलाकात हुई इस्लामाबाद में। मैं आपसे कोई भी ऐसी स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दे सकता। मुझे इसका पता नहीं, क्योंकि मुझे तो मुझे पता है मुलाकात डेफिनेटली हुई है, और उसमें डेफिनेटली ये मसला 100% मुझे पता है कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने उसको जरूर रेज किया होगा। अब वहाँ पे बातचीत क्या हुई उसका मुझे भी पता नहीं है। चीफ मिनिस्टर साहब भी इस्लामाबाद में ही है, जब वो कराची में आएंगे तो वो भी जरूर अपनी कैबिनेट क्या काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट इस मसले को डिस्कस कर सकती है? देखिए जी, इसीलिए चीफ मिनिस्टर साहब ने बेशतर रिक्वेस्ट की है, 3 खतूत लिखे हैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब को कि आप CCI की मीटिंग करें और जो है ये इश्यूज जो है जो कि कॉज ऑफ कंसर्न है इसको एड्रेस करें। हम चाहते हैं कि पूरे मुल्क में तरक्की हो, मुल्क के हर कोने में तरक्की हो, लेकिन अगर किसी सूबे के कोई जायज और हद से ज्यादा जायज, वजीर आजम को जो 3 खतूत लिखे मुराद अली शाह ने, उनका जवाब क्या दिया वजीर आजम ने? वो जवाब नहीं आया, और उन्होंने ये कहा कि जी ये ड्यू है, CCI की मीटिंग ड्यू है, आईनी तौर पर आइन हमें पाबंदी करके देता है कि जी आपको ये मीटिंग करनी, वो आप मीटिंग करें। वो अभी तक नहीं हुई है, जिसपे डेफिनेटली मीडिया में भी चीफ मिनिस्टर साहब ने इस चीज को रेज किया है, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर भी रेज किया है। अभी भी हम समझते हैं कि ये एक चीज मुतनाज़ा हो गई है और सिंध के लोगों को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और ये सिर्फ किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, ना ही पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ। दुनिया में कुछ मुआशी चीजें हैं, क्योंकि ये वो जो पानी की जो रिजर्वेशन है, वो पानी जो है वो आपके पीने का पानी भी है, वो सिर्फ ज़रूरी पानी नहीं है, वो पीने का पानी भी है, वो आपके माल मवेशी के लिए पीने का पानी है, वो शहरी इलाकों के पीने का पानी है, वो देही इलाकों के पीने का पानी है। तो इसलिए डेफिनेटली रिजर्वेशन सीरियसली है, जिसको प्रेसिडेंट साहब ने भी आज मुल्क के सबसे बड़े एक ओहदे पे बैठे, उन्होंने भी इस चीज को आज जो है वो पब्लिकली इसको एड्रेस किया है। शर्जील मेमन साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। एक ब्रेक ले लेंगे हमारे।
प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। मेरे प्रोड्यूसर साहब का ख्याल ये है कि आपने आज बहुत इकॉनमी डिस्कस कर लिया, अब सियासत डिस्कस करनी चाहिए। लेकिन अभी मैंने वो शक्कर की खबर पढ़ रहा था, तो अभी हमने प्रोग्राम वो देखें सामने आ गई, शक्कर की दरामद से मुकामी सतह पर चीनी की कीमतों में कमी आएगी। मैं उन वज़रा को और उस इसी और प्राइम मिनिस्टर को चाहता हूँ ये कुटहरे में खड़े हों और पहले ये बताएं कि इन्होंने शुगर एक्सपोर्ट की इजाज़त कैसे दी, जब इन्हें पता था कि ये प्रेशर आ सकता है। देखिए नदीम मलिक साहब, मैं आपको एक बात बताता हूँ। अरे प्रेसिडेंट साहब आज तकरीर कर रहे थे, प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ बैठे हुए थे। आपको पता है जो पानी के लिहाज से जो जुनूबी पंजाब है वो सबसे बुरी जगह, यहाँ पे आपके पास पानी की शिद्दत से कमी है और उधर मना है कि आप वहाँ पे शुगर मिल्स लगाएंगे। इन्हीं दोनों फैमिलीज की तो शुगर मिल्स है सबसे ज्यादा। किस की है सर? ये मियां नवाज शरीफ साहब की है, ये जरदारी साहब की है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आई थिंक इज जेकेटी भी है ना, ये सारी होते नहीं है ना। मतलब किसी जमाने में शरीफ फैमिली थी, अब वो तकसीम हो गई है फैमिली के अंदर। खत्म नहीं, अभी भी वो वैसे ही खत्म हो गई। हमजा साहब की वो कौन सी है, प्लांट शिप्स वाला जो उसमें हाई कोर्ट का जजमेंट आ गया, खत्म हो गई। इन लोगों ने सारी चीजें वो करके साउथ में कर दिए, वहां पे पानी, फिर गन्ने को जिस तरीके से कपास तबाह कर दिया सारी, गन्ना उगा के कपास तबाह कर। अच्छा, आप काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की बात करें, आज उसमें यह कर दे कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने मिलना है क्योंकि हम लोगों ने पीटीआई के खिलाफ कुछ करना है, जो कि ताज हैदर साहब ने कहा था कि ये जो 2023 में काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट मिली थी इन ऑर्डर टू डिले द इलेक्शंस, वो इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी क्योंकि उसमें 2 सूबों की पॉलिटिकल क़यादत नहीं थी, वो नॉन पॉलिटिकल क़यादत थी, पॉलिटिकल क़यादत नहीं थी टेक्निकली। आज इनको जो जरूरत है वो करने की, वो ये कभी नहीं करेंगे। नंबर 2, मुझे तो समझ नहीं आती, इनको तो पता भी नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आई एम सॉरी बट दे आर नॉट इन कंट्रोल ऑफ व्हाट दे आर डूइंग, दे आर नॉट। तभी तो इनके आपस में वो ऊपर खड़े होकर प्रेसिडेंट साहब नीचे बैठे हुए प्राइम मिनिस्टर को सुना रहे, उसी वाहन में दोनों इत्तेहादी हैं और वहीं एक दूसरे के खिलाफ तफज़ात के साथ। ये लोग देखिए, इससे बड़ा इस मुल्क के साथ ड्रामा कुछ नहीं है। दोनों के दोनों मिल के गलत काम कर रहे हैं, फिर दोनों के दोनों एक दूसरे के ऊपर करते होते हैं और वो करते होते हैं। इससे बड़ा कोई प्रॉब्लम आज तक पाकिस्तान में नहीं आया कि जो इन लोगों ने कहा। अच्छा, आप अभी बात बता रहे हैं उसके, आपको पता है हमारे दौर में ये लोग कहते थे कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में आप लोगों ने सबसे ज्यादा कर्जा लिया था, $50 बिलियन थे। हमने इनके दौर से सिर्फ 4% ज्यादा कर्जा लिया था, 25% ज्यादा कर्जा रिटर्न किया था। $50 बिलियन अगर हमने लिए तो हमने $37 बिलियन वापस किया है। सर, इकोनॉमी पे आपको भी 0 मार्क्स है, इनको भी 0 मार्क्स है। नहीं, मैं आपको एक और बताता हूँ। 16 दोनों का मुकाबला है, किसने ज्यादा बुरा हाल किया। 16 इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में सिर्फ 4 नेगेटिव थे, इनके दौर में तकरीबन मेरे ख्याल में 12 नेगेटिव में है। मोहसिन साहब बताइए, आप कितने नेगेटिव आ गए हैं, कितने पॉजिटिव हैं, आपस में मुकाबला कर लें। आप खुद ही पहली तो बात ये, इन्होंने एक बात की कंट्रोल की। मुझे बात याद आ गई कि वज़ीर आज़म इमरान खान एक दफ़ा कहा था मैं तो हुकूमत चला ही नहीं रहा, हुकूमत तो कहीं और से चल रही है। तो कंट्रोल की तो इनका आलम ये था कि वज़ीर आज़म ने एज ए सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ये बात कर दी थी उस वक्त कि मेरे तो कंट्रोल में चीज़ ही नहीं है, मैं तो हुकूमत ही नहीं चला रहा, जबकि वो वज़ीर आज़म हाउस में थे। खैर, बातें ये होगी गवर्नेंस की। देखिए जी, गवर्नेंस पे जहाँ पे जिस तरीके से सर ये शुगर मिल वाले क्या खिलाते हैं आपको, पहले ये बता दें। इनकी हुकूमत में भी अलमिया था, इनकी तो शुगर एक्सपोर्ट की, फिर इंपोर्ट की, वीट वाले एक्सपोर्ट की, फिर इंपोर्ट की। अब आप भी यही काम कर रहे हैं इनके साथ। अब देखिए ना, ये पॉलिटिकल पार्टी इनके साथ, इनकी कैबिनेट में भी थे, इनके आपके साथ भी हैं, आपके सारे हमारे अभी देखिए नहीं, ये अगर जाहिर है वो इलेक्टेबल्स हैं, अपने हल्कों से इलेक्शन लड़के आते हैं, वो इनके साथ भी रहे हैं, वो हमारे साथ भी आ जाते हैं। इनके साथ जेकेटी वगैरह भी रहे, फिर उसके बाद आ गए खुसरो बख्तियार वगैरह, इनके साथ भी रहे, वो इधर भी आ गए। लेकिन नवाज शरीफ साहब की फैमिली की जो, जहाँ तक मेरी इत्तला है कि वो एक हाई कोर्ट का कोई फैसला हुआ था, उसके बाद उनकी जो मिल्स उस एरिया की थी वो खत्म हो गई। उनकी मिल्स वहाँ पर नहीं। शरीफ फैमिली लार्जेस्ट प्रोड्यूसर होती थी, अब वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर नहीं है, सिर्फ उनका दर्जा दूसरे तीसरे पे चला गया। मुशर्रफ दौर के बीच में आई थी, जिसके बीच में वहाँ पे ये मिल्स लगना शुरू हुई थी साउथ में, और उसके बाद फिर ये उस वक्त शरीफ फैमिली का इनका कोई उसके बीच में नहीं था। ये उसके खैर बाद में आया तो उस वक्त ये मिल्स लग चुकी थी। रमजान शुगर मिल किसकी है और वो चौधरी शुगर, लेकिन वो शुगर मिल सारी आप ही लोगों की सर, वो तो उस एरिया में जहाँ पे कॉटन नहीं है। ये कॉटन के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, कॉटन वाला जो एरिया आपने कहा ना खराब हो गया, कॉटन वाला तबाह कर दिया, तो वो उस पर बात करो। हाँ, उस पर पॉलिसी बिल्कुल होनी चाहिए और इसके ऊपर तो मैं समझता हूँ, बल्कि इस पर तो क्लैरिटी है हमारी, इनकी फैमिली की अगर शुगर मिल्स है तो इस पर तो शहबाज शरीफ साहब की अपनी क्लैरिटी है कि वहाँ पे अब शुगर मिल्स नहीं लगनी चाहिए, वहाँ पे हमें कॉटन को प्रमोट करना चाहिए। क्या प्रमोट किया इस साल सबसे कम? देखिए नहीं, कॉटन
आपको वैसे ही पता है कि कॉटन जो है डे बाय डे उसकी डिटोरिएशन हो रही है, वो उसका ये नहीं है कि वो हमारी गवर्नमेंट का सिर्फ एक साल जो बांग्लादेश में एक तिनका नहीं उगता कॉटन का, आपका कपास का, लेकिन और वो इस वक्त रेडीमेड गारमेंट्स में लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। हमारी टोटल बरामदात जितनी खाली बांग्लादेश रेडीमेड गारमेंट्स एक्सपोर्ट कर रहा है। पंजाब गवर्नमेंट ने इस दफा, आपके यहाँ 14-15 मिलियन बेल्स होती थी, आपने तबाह कर लिया। पंजाब ने कॉटन पे एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है, इसमें बेहतर आपको वैसे जो हमारे वहाँ के जो मिनिस्टर हैं, एग्रीकल्चर के मिनिस्टर, वो आपको भी बता सकेंगे। मैं अगले दिन हमारे किन्नू का एक प्रोजेक्ट था, उसके ऊपर हम बैठा था, तो बता रहे थे कि हम इसको दोबारा से रिवाइवल कॉटन का कर रहे हैं। एंड यू वुड सी के पैसे जोड़ के ना 200-400 किलो की शुगर मिल लगा ले, ज्यादा पैसे कमाएंगे। नहीं, वो ये बात हो रही है 2 या 3 साल में कॉटन का मेजर रिवाइवल होगा, व्हाट ही वाज टेलिंग मी इन पंजाब। तो ठीक है, इतना ज़्यादा पीछे डिकेड्स का एक लॉस और एक डाउनफॉल है, उसको बनाने में टाइम लगेगा। मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, सेनेटर हुमायूं महमूद साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ रहे। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।